हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रेयर फैक्ट्स में। और आज हम डिस्कस करेंगे इतिहास के पन्नों से तिरंगे का सफ़रनामा। तो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे इतिहास में कहाँ से भारत का ये तिरंगा झंडा है, ये सबसे पहले इसकी नींव किसने रखी, कहाँ कब किस समय से झंडा देश के लिए बनना स्टार्ट हुआ। और काफ़ी अच्छा इसका इतिहास रहा है, काफ़ी गौरवपूर्ण इसका इतिहास रहा है और आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं अपने यूट्यूब चैनल में काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स को डिस्कस करता हूँ। जैसे कि ये कुछ सस्पिशियस होते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर टॉपिक होते हैं, या फिर कोई भी ऐसे रहस्यमयी कुछ घटनाएं जिनके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त नहीं होती। नॉर्मल लोगों को, कॉमन लोगों को अगर देखा जाए तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स को जो ये जानने से लोग रह जाते हैं, अनजान रह जाते हैं। तो मैं उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करता हूं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इतिहास के पन्ने से तिरंगे का सफ़रनामा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और आप मेरी वीडियोस को कंटिन्यू वॉच करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे चल रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इससे मेरी आने वाली वीडियोस डायरेक्ट आपको आपके यूट्यूब चैनल पर या फिर आपके मोबाइल पर मिल जाया करेंगी। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू आप तक पहुंचाता रहूं। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं इतिहास के पन्ने से तिरंगे का सफ़रनामा। जब भी हम कभी तिरंगे को लहराते हुए देखते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तब हम एक अलग किस्म के सुख का अनुभव करते हैं। पर क्या आपको पता है भारतीय झंडे का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? इसे सबसे पहले किसने बनाया था और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी? इसका सबसे पहले तिरंगा कहाँ फहराया गया था? आइए इन्हीं सवालों के जवाब मैं ढूंढ कर लाया हूँ आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीयता से प्रभावित था ध्वज। तिरंगे की विकास यात्रा को जानने के लिए जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हम पाते कि यह कहीं न कहीं राष्ट्रीयता से प्रभावित था। जैसा कि सभी को पता है कि झंडा किसी देश का गौरव होता है और वह उस देश को एक तरह से लीड करता है। तो माना जाता है कि 1831 के आसपास जब राजा राम मोहन राय ने अपनी इंग्लैंड यात्रा के दौरान एक फ्रांसीसी जहाज पर एक झंडा लहराता देखा तो उसे महसूस हुआ कि झंडा किसी भी देश के लिए कितना ज़रूरी हो सकता है। राजा राम मोहन राय वही जिसने 1829 में सती प्रथा को भारत से अंत करवाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से। हालांकि उस उनकी तरफ से इस दिशा में तुरंत कोई कदम नहीं उठाया गया था। बाद में जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन थोड़े तेज हुए तो स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने सबसे पहले एक झंडे का प्रारूप तैयार किया था। कुछ वक्त बाद ही इसी साल इस झंडे को बंगाल के विभाजन के विरोध के दौरान प्रयोग किया गया था। आगे समय के साथ इसमें परिवर्तन भी चलते रहे और झंडे का स्वरूप बदलता रहा, कभी किस तरह से कभी किस तरह से। और आज जो हम तिरंगा देख रहे हैं ये काफ़ी समय के बाद, कुछ बहुत सारे परिवर्तनों के बाद ये इस स्वरूप में आया है। 1906 में आया लोटस ध्वज। सिस्टर निवेदिता के झंडे के बाद 1906 में एक और झंडा आया जिसे लोटस ध्वज कहा गया था। इस ध्वज में हरे, पीले और लाल रंग की 3 समान पट्टियाँ थी। साथ ही हरे रंग के 8 कमल प्रतीकों को मुद्रित किया गया था। इसमें लाल रंग के 2 प्रतीक मौजूद थे। पहला प्रतीक सूर्य का और दूसरा तारे का था। यही नहीं, पीली पट्टी पर देवनागरी में वंदे मातरम भी लिखा गया था। माना जाता है कि यह झंडा सच्चिदानंद प्रसाद बोस और सुकुमार मित्र ने मिलकर तैयार किया था। यह ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान में फहराया गया था। लोटस ध्वज के बाद 1907 में भिकाजी कामा, विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने मिलकर एक नया डिज़ाइन दिया था। यह ध्वज पहले ध्वज के समान था, केवल इसमें एक परिवर्तन किया गया था। इस ध्वज में लोटस के स्थान पर 7 सितारे बनाए गए थे। क्योंकि यह ध्वज बर्लिन सम्मेलन में प्रदर्शित किया गया था, इसलिए इसे बर्लिन ध्वज भी कहकर पुकारा जाता है। अब बाल गंगाधर तिलक के झंडे का हम बात करते हैं। 1917 के आसपास बाल गंगाधर तिलक भी एक झंडा लेकर आए थे। इस ध्वज में सप्तऋषि, नक्षत्र, अर्धचंद्र और सितारे थे। इस झंडे का प्रयोग ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अंतरिम आंदोलनों
में लोगों को जुटाने के लिए किया गया था। बाद में 1921 में मशहूर लेखक पिंगली वेंकैया ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र के दौरान एक नया ध्वज महात्मा गांधी को भेंट किया गया था। इस ध्वज में दो प्रमुख समुदायों हिंदू और मुस्लिमों को का प्रतिनिधित्व करते हुए लाल और हरे रंग का प्रयोग किया गया था। पिंगली ने इसमें गांधी जी के सुझाव से बीच में एक सफ़ेद पट्टी और लगाई थी, जिसमें कताई पहिया को भी अंकित किया गया था। माना जाता है कि यह ध्वज राष्ट्र को एकजुट करने के लिए बनाया गया था। पिंगली ने दिया पहला तिरंगा। पिंगली ने बनाए ध्वज को लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज की कसौटी पर 100% नंबर नहीं दिए थे, और इसलिए 1931 में एक बार फिर इसमें संशोधन किया गया। इसमें इस बार के ध्वज में सिर्फ इतना ही परिवर्तन किया गया कि कतई पहिया को ध्वज के बीचों बीच सफ़ेद पट्टी में मुद्रित किया गया था, और माना जाता है कि यह साल राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये ध्वज आज के ध्वज से लगभग काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। सिर्फ इसमें एक नीली चक्कर जो अशोक स्तंभ से हमने लिया है उसको हटाकर ये गांधी जी का चरखा जो इसमें लगाया हुआ है, और ये बिल्कुल आज के तिरंगे जैसा दिखता था। तो चलिए, बाद में इस डिज़ाइन को आइडियल मानते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में फैसला लिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को कुछ परिवर्तनों के साथ राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। यह तिरंगा होना चाहिए और बीच में अशोक चक्र होना आवश्यक है। इसके फलस्वरूप पहली पट्टी में केसरिया, मध्य में श्वेत पट्टी, तीसरी हरे रंग का प्रयोग किया जाना जरूरी था। अशोक श्वेत पट्टी के स्तंभ की मौजूदगी ने झंडे की सुंदरता में चार चांद लगाने का काम किया। 22 जुलाई 1947 में संविधान सभा द्वारा इस ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपना लिया गया था। ध्वज की पहली केसरिया रंग की पट्टी साहस और ताकत का प्रतीक है। मध्य वाली सफेद पट्टी शांति और सच्चाई का प्रतीक बनकर उसका प्रतिनिधित्व करती है, और अंतिम हरे रंग की पट्टी देश के विकास को प्रदर्शित करती है। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप अशोक की राजधानी सारनाथ में स्थापित सिंह के शीर्ष फलक के चक्र में दिखने वाले चक्र की भांति है। चक्र की परिधि लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है। चक्र में 24 तीलियां होती है। चलिए हम देखते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से जुड़े कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। हमारा जो संसद भवन है वो देश का एकमात्र ऐसा भवन है जिस पर तीन तिरंगे एक साथ फहराए जाते हैं। तिरंगे के लिए भारत में भारतीय ध्वज संहिता नाम का एक कानून भी है। तिरंगे के अपमान पर सजा का कड़ा प्रावधान भी है। भारत में बेंगलुरु से 420 किलोमीटर दूर स्थित हुबली एकमात्र झंडा बनाने का लाइसेंस प्राप्त संस्थान है। राष्ट्रीय भवन के संग्रहालय में एक ऐसा लघु तिरंगा भी है जो हीरे जवाहरातों से जड़कर बनाया गया है। रांची स्थित पहाड़ी मंदिर भारत का अकेला मंदिर है जहां तिरंगा फहराया जाता है। झंडे पर कुछ भी लिखना या फिर चित्र बनाना ठीक नहीं है, यह झंडे का अपमान होता है। तिरंगे को रात में फहराने की अनुमति 2009 में दी गई थी। तो ये थे तिरंगे से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और इसकी लगभग कंप्लीट स्टार्टिंग से एंड तक स्टोरी की तिरंगा कहाँ से डेवलप होता हुआ आज इस प्रारूप में आया है, ये कैसे पहुँचा। भारतीय ध्वज न केवल हमारी आज़ादी को दर्शाता है बल्कि ये सभी भारतीय नागरिकों की आन बान और शान का प्रतीक है। तिरंगा हम भारतीयों की पहचान है, इसलिए कामना की जाती है कि हमारा तिरंगा प्यारा झंडा सदा ही ऊंचा रहे। जय हिंद। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको ज़रूर सीखने को मिली होगी। तो अगर आप इसी तरह से कुछ और वीडियोस भी, मेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाता रहता हूं, अगर वो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड वेरी स्पेशल थैंक्स टू रॉर मीडिया जहां से मैंने ये वीडियो बनाई है, और उस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। तो स्पेशल थैंक्स है टू रॉर मीडिया, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।